2013 एमएस धोनी खुद को एक सक्सेसफुल कैप्टन के तौर पर स्टैब्लिश कर चुके थे। उन्होंने 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया था, 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीत लिया था। लेकिन अब भी उनके कैप्टनसी करियर में मानो एक कमी दिखती थी, और ये कमी थी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की कमी, क्योंकि इंडिया ने अभी तक एक भी बार चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती थी। हाँ, 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया और श्रीलंका जॉइंट विनर्स थे, लेकिन इंडिया ने अकेले कभी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती थी। और एमएस धोनी के ग्लोरियस कैप्टनसी करियर में ये इकलौता आईसीसी टूर्नामेंट था जिसको उन्होंने जीता नहीं था। तो जब पिक्चर में 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी आई तो एमएस धोनी के पास मानो इस कमी को पूरा करने के लिए एक परफेक्ट मौका आ गया था। लेकिन 2013 की ये चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ एक और आईसीसी ट्रॉफी जीतने का मौका नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी लड़ाई बन गई जिसमें इंडियन क्रिकेट की पूरी इज्जत ही दांव पर लग गई थी। दरअसल इसके कुछ ही वक्त पहले एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स 2013 का आईपीएल फाइनल खेल कर आई थी, और 2013 का आईपीएल मानो एक वोल्केनो की तरह फटा था, जिसमें इंडियन क्रिकेट ने पिछले एक डिकेड में जितनी भी इज्जत कमाई थी वो पूरी इज्जत क्वेश्चन में आ गई। स्पॉट फिक्सिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। श्रीसंत और राजस्थान रॉयल्स के कुछ दूसरे प्लेयर्स तो स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े भी गए, और क्योंकि श्रीसंत उस वक्त तक इंडिया के एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर रह चुके थे और इंडिया की वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड्स का भी हिस्सा रह चुके थे, तो जब उनका इन्वॉल्वमेंट इस फिक्सिंग स्कैंडल में दिखा तो पूरी दुनिया ही इंडियन क्रिकेट पर हंस रही थी। और अगर ये भी काफी नहीं था तो अब सीएसके भी डायरेक्टली बेटिंग में इन्वॉल्व दिखी, जहां सीएसके के तब के सीईओ गुरुनाथ मयप्पन पर बेटिंग के एलिगेशंस लगे। और यहीं से फिर पब्लिक आई में एमएस धोनी की पब्लिक इमेज पर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि वो गुरुनाथ मयप्पन के एक बहुत ही क्लोज्ड माने जाते थे। एक तरफ कोर्ट और सीबीआई की स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशंस और दूसरी तरफ सिर्फ एक ही सवाल, क्या धोनी भी सब में इन्वॉल्व्ड हैं? टीम इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम्स कम थी क्या कि जब चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड अनाउंस हुई तो एक और कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो गई। देखो, अगर हम इस टूर्नामेंट के लिए इंडियन टीम की सिलेक्टेड स्क्वाड पर नजर डालें तो हमें दिखेगा कि जो टीम 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीत कर आई थी वो अगले 2 सालों में ही पूरी तरह बदल चुकी थी। सीनियर प्लेयर्स जैसे वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, जहीर खान और युवराज सिंह को आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से ड्रॉप कर दिया गया, और इनकी जगह टीम में यंगस्टर्स को लाया गया, जहां एमएस धोनी ने टैलेंट को चुन चुन कर एक बिल्कुल फ्रेश टीम बनाई थी। अगर टीम देखी जाए तो कैप्टन एमएस धोनी के अलावा बैटिंग में थे रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, सुरेश रैना, दिनेश कार्तिक और मुरली विजय। बॉलिंग अटैक को संभालने के लिए भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, इरफान पठान और विनय कुमार। और ऑलराउंडर्स में थे रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। अब यार हम रेट्रोस्पेक्ट में तो कह सकते हैं कि यार एमएस धोनी ने क्या तगड़ी यंग टीम बनाई थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पर सहवाग, गंभीर और युवराज सिंह का ऐसा ऑरा था, ऐसी फैन फॉलोइंग थी, तो जब एमएस धोनी ने उनको टीम से ड्रॉप किया यंगस्टर्स को सेलेक्ट करने के लिए, तो एमएस धोनी को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि आप सोच भी नहीं सकते। कुछ लोग इसे ईगो बैटल कह रहे थे तो कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस। अभी तो टूर्नामेंट का पहला मैच भी नहीं खेला गया था एंड ऑलरेडी एमएस धोनी के ऊपर फिक्सिंग के एलिगेशन से लेकर सीनियर प्लेयर्स के साथ इनजस्टिस करने के इल्जाम का प्रेशर था। लेकिन एमएस धोनी के बारे में ये तो हम सब जानते हैं कि एमएस धोनी उस तरीके के प्लेयर हैं कि वो प्रेशर में टूटते नहीं बल्कि और निखर कर आते हैं। ऑल्दो एमएस धोनी ने अब तक 2 वर्ल्ड कप जीत लिए थे, लेकिन ये उनकी कैप्टनसी की अब तक की टफेस्ट बैटल रहने वाली थी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो इंडियन क्रिकेट की इमेज मैली हुई थी उसको क्लीन करने के लिए उन्हें ये टूर्नामेंट किसी भी हालत में जीतना ही था। ग्रुप स्टेज से पहले इंडिया को 2 वार्म अप मैचेस खेलने का मौका मिला, जिनमें से एक था श्रीलंका के अगेंस्ट और एक था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और दोनों ही मैचेस में इंडिया ने 1 साइडेड विक्ट्री हासिल करी। और जिस तरह का मोमेंटम एक टीम को आईसीसी टूर्नामेंट के पहले चाहिए होता है, बिल्कुल वैसा ही मोमेंटम हासिल कर लिया। इन मैचेस में उमेश यादव का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 5 विकेट हॉल और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 65 रन पर ऑल आउट कर देना। वहीं फिर श्रीलंका के अगेंस्ट मैच में विराट कोहली और दिनेश कार्तिक दोनों ने तगड़ी सेंचुरीज लगाई। इस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करते हुए टीम इंडिया अपने ग्रुप स्टेज मैचेस की शुरुआत करती है। इंडिया को ग्रुप बी में रखा गया था, जिसमें इंडिया के साथ थी वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान, यानी कि ग्रुप स्टेज भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। 6 जून 2013 इंडिया के ग्रुप स्टेज का पहला मैच और ओपोनेंट थी साउथ अफ्रीका। इस मैच को इंडिया ने 26 रन से जीता और 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मैच की इंपॉर्टेंस उन 2 पॉइंट से काफी ज्यादा है, क्योंकि इस मैच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंडियन टीम को मिली वो थी शिखर धवन और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी, क्योंकि इसी मैच में इन दोनों ने पहली बार एक साथ ओपनिंग करी थी, जो अगले कई सालों के लिए इंडियन क्रिकेट के पूरे डीएनए को ही बदलने वाली थी। इस मैच से पहले शिखर धवन और रोहित शर्मा ने कभी साथ में ओपनिंग नहीं करी थी, और इन दोनों को साथ ओपनिंग करवाना एक बड़ा रिस्क हो सकता था, क्योंकि इस तरह का एक्सपेरिमेंट सीधा एक आईसीसी टूर्नामेंट में करना किसी भी टीम के लिए घातक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। क्रिकेट एक्सपर्ट से लेकर न्यूज आउटलेट्स तक, यहां तक कि इवन रोहित शर्मा भी खुद श्योर नहीं थे कि क्या ये डिसीजन सही साबित होगा या नहीं। लेकिन क्योंकि रोहित शर्मा ऑलरेडी 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप मिस कर चुके थे और एक बार फिर से एक आईसीसी टूर्नामेंट को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ओपनिंग करूंगा।
और फिर जो इस मैच में हुआ उसने तो मानो एक नई हिस्ट्री की शुरुआत कर दी, क्योंकि रोहित शर्मा और शिखर धवन ने पहली बार ओपनिंग करते हुए ही साथ में 100 रन की पार्टनरशिप जोड़ दी। यहाँ रोहित शर्मा जड़ते हैं 65 रन और शिखर धवन जड़ देते हैं क्लासी सेंचुरी 114 रन की। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहला मैच जीतकर इंडिया अगला मैच खेलने जाती है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, और ये मैच भी काफी स्पेशल रहता है क्योंकि ये 1983 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद पहली बार था जब इंडिया और वेस्ट इंडीज इंग्लिश सॉइल पर भिड़ने वाली थी, और इसीलिए इसमें एक नॉस्टैल्जिक टेस्ट भी था। इंडिया टॉस जीतती है और पहले बॉलिंग करने का फैसला करती है। वेस्ट इंडीज की बैटिंग की शुरुआत काफी अच्छी रहती है, जहां वो 20 ओवर्स के एंड तक सिर्फ 1 विकेट गंवाते हैं और 100 रन का आंकड़ा पार कर देते हैं। और अब इतनी ज्यादा विकेट्स बची थी तो लग रहा था कि अब तो इजीली वेस्ट इंडीज 300 रन के पार ही पहुंच जाएगी, लेकिन अगले सिर्फ 80 रन आने तक वेस्ट इंडीज की 8 विकेट्स और गिर गई, और वेस्ट इंडीज की पूरी कोशिश करने के बाद भी वो सिर्फ 233 रन के आंकड़े तक ही पहुंच पाए, जहां इंडियन बॉलर्स ने कभी भी उन्हें ज्यादा पैर नहीं फैलाने दिए। एंड इसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था रविंद्र जडेजा का, जिन्होंने इस मैच में एक 5 विकेट हॉल लिया। इस पूरे टूर्नामेंट में जो इंडियन सितारे सबसे ज्यादा चमके उनमें रविंद्र जडेजा का नाम भी आता है, क्योंकि इसी टूर्नामेंट में पहली बार सबने उनकी एबिलिटी को अच्छे से नोटिस किया, जहां से कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स को ये लगने लगा था कि ये ऑलराउंडर आगे चलकर इंडियन टीम का एक मजबूत पिलर बनेगा। 234 का टारगेट जब इंडिया के ओपनर्स चेस करने आए तो उनके लिए तो ये एक वॉक इन द पार्क जितना आसान था, जहां रोहित और शिखर ने एक बार फिर से मिलकर 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप जोड़ दी, और शिखर धवन ने तो एक बार फिर से एक सेंचुरी जड़ दी। और स्टेज पर जिस तरह का बैटिंग एक्सीलेंस शिखर धवन दिखा रहे थे वो भी काफी तगड़ा था, क्योंकि इस सीरीज के पहले शिखर का इंटरनेशनल करियर भी काफी धीमा चल रहा था, जहां वो कई सालों से क्रिकेट के सीन में तो थे लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम नहीं बना पा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने 2 बैक टू बैक सेंचुरीज लगाई तो सबको दिख गया कि अब ये प्लेयर इंटरनेशनल स्टेज के लिए पूरी तरह तैयार है। अगले मैच में भी हमें ऑलमोस्ट सेम स्टोरी देखने को मिलती है, जहां इंडिया का अगला मैच इंडिया के आर्च राइवल्स पाकिस्तान के अगेंस्ट था। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी की बात तो हम करते रहेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि आप बिनोमो के साथ कैसे अपनी डेली इनकम जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको अपने फोन में बिनोमो की ऐप डाउनलोड करनी है, और जैसे ही आप बिनोमो खोलोगे आपको दिखेगा कि कितना सिंपल और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। आपको बस ग्राफ प्रेडिक्ट करना है कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। जैसे मुझे लग रहा है कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा तो मैं अप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूं, और देखिए हमने कमा लिए कुछ रुपीस सिर्फ कुछ मिनट्स के अंदर। काफी क्विक, राइट? बिनोमो एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन है जिसपे बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, अगर आप इनके गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल के ऐप स्टोर पे जाके रिव्यूज चेक करोगे तो आप खुद समझ जाओगे। डिपॉजिट और विड्रॉ करने के लिए भी बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस हैं, फिर चाहे वो यूपीआई, पेटीएम, फोन पे या फिर गूगल पे हो। तो अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बिनोमो को डाउनलोड कर लो। आपको यहाँ पे एक डेमो अकाउंट भी मिल जाएगा, जहां पे आप ट्रेड्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, सीख सकते हो और फिर ट्रेड कर सकते हो। तो सो देर किस बात की, स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी टुडे विद बिनोमो। और अब चलते हैं वापस चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ। और अगर आप ये अज्यूम कर रहे हो ना कि पाकिस्तान के अगेंस्ट तो इंडिया इजीली आईसीसी टूर्नामेंट्स में जीत जाती है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इस पॉइंट तक जितने भी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस हुए थे उसमें इंडिया ने कोई भी मैच नहीं जीता था। मैच शुरू होता है और इस मैच में एंट्री होती है बारिश की, और बारिश की वजह से डिसाइड किया जाता है कि दोनों टीम्स 40-40 ओवर्स का मैच खेलेंगी। ऐसे में पाकिस्तान पहले बैटिंग करने आती है, जहां गीली पिच होने की वजह से इंडियन बॉलर्स को काफी फायदा मिलता है, और इसीलिए पाकिस्तान की विकेट्स ठीक टाइम पे आती रहती हैं। यहाँ पे इंडिया के लिए सबसे अच्छी बॉलिंग करी भुवनेश्वर कुमार ने, जिन्होंने 8 ओवर्स में पाकिस्तान को सिर्फ 19 रन दिए और उनकी 2 विकेट्स ले ली, जहां उनकी बॉलिंग इकोनॉमी करीब 2 रन के आसपास थी। ऐसे में पाकिस्तान को 40 ओवर्स के एंड में सिर्फ 165 रन पर रोक दिया गया, और अब इंडिया को ये मैच जीतने के लिए चेज करने थे 166। लेकिन बारिश ने जब एक बार फिर से इस मैच में दस्तक दी तो डीएलएस मेथड का इस्तेमाल करके टारगेट को रिवाइज कर दिया गया, जहां इंडिया को अब 22 ओवर्स में 102 रन चेज करने थे। और जिस तरह से इंडियन बैटिंग इस टूर्नामेंट में चल रही थी, उनके लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं था। इंडिया के बैटर्स ने इस टारगेट को सिर्फ 19 रन में अचीव कर लिया और ये मैच जीत लिया, और पाकिस्तान को थमा दी एक करारी हार। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल था, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने एक भी मैच नहीं जीता था। इंडिया ने अपने ग्रुप स्टेज के तीनों मैचेस को जीत कर ले ली थी अब सेमीफाइनल्स में एंट्री, और सेमीफाइनल्स में इंडिया का इंतजार कर रही थी श्रीलंका, और श्रीलंका भी इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल रही थी और टूर्नामेंट फेवरेट्स भी थी। श्रीलंका के साथ ही एक टफ मैच होने वाला था, क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में जब इंडिया ने श्रीलंका को हराया था तो उसके बाद से ही श्रीलंका उस हार का बदला तलाश रही थी। और ये वही डेडली श्रीलंकन टीम है जिसमें महिला जयवर्धने, तिलक रत्ने दिलशान, कुमार संगाकारा और मलिंगा जैसे लेजेंड्स थे। श्रीलंका बैटिंग करनी शुरू करती है और शुरू में तो लगता है कि ये आज एक बड़ा स्कोर खड़ा कर देंगे, लेकिन थैंक्स टू इंडियन बॉलिंग अटैक, स्पेशली ईशांत शर्मा एंड रविचंद्रन अश्विन, श्रीलंका 50 ओवर्स के एंड तक सिर्फ 181 रन ही बना पाती है। और यहाँ अश्विन और ईशांत शर्मा दोनों ने ही 3-3 विकेट्स ली थी। और फिर जब बैटिंग के टाइम पर शिखर धवन बैटिंग करने आए तो उन्होंने आज भी एक मैच विनिंग नॉक खेली और 68 रन मार दिए।
साथ ही कोहली ने भी अपनी हाफ सेंचुरी लगाई और सिर्फ 35 ओवर्स में ही इस टारगेट को पूरा कर लिया। इस मैच में ईशांत शर्मा की एक्सीलेंट बॉलिंग के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। इंडिया ने इस मैच में अपनी बैटिंग और बॉलिंग अटैक के दम पर अपना सफर स्मूथली फाइनल्स तक तय कर लिया था और शुरुआत में जो उनके लिए कुछ चैलेंजेस लग रहे थे वो चैलेंजेस अब आसान होते दिख रहे थे। जैसे कुछ हफ्ते पहले इंडियन क्रिकेट की इमेज बिल्कुल दांव पर लग गई थी, अब वो इमेज थोड़ी रिवाइव होने लगी। फैंस का विश्वास वापस टीम इंडिया में जागने लगा और अब तो इंडिया टूर्नामेंट फेवरेट भी बन गई थी और उनके लिए टूर्नामेंट जीतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं लग रहा था। लेकिन बिफोर वी गेट टू अहेड ऑफ आवरसेल्व्स, मैं आपको बता दूं कि इस फाइनल मुकाबले में इंडिया से भिड़ने आ रही थी होस्ट कंट्री इंग्लैंड। और जितना स्मूथ इस टूर्नामेंट में इंडिया का अब तक का सफर था, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड और उतना ही टफ ये फाइनल मैच होने वाला था। 23 जून 2013 बर्मिंघम का स्टेडियम, और स्टेडियम में आज हो रही थी धीमी धीमी बारिश। आसमान में घने बादल थे और इसलिए अब आसमान का रंग भी बादलों से ग्रे हो चुका था। तो फिर जब इंडिया और इंग्लैंड की टीम इस फाइनल मुकाबले को खेलने के लिए ग्राउंड में पहुंची तो पहले तो हुआ इंतजार, बहुत लंबा इंतजार, क्योंकि इस दिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस दिन के पूरे वेदर फोरकास्ट में ऑन एंड ऑफ बारिश चल रही थी। कभी बारिश हो रही थी, कभी रुक रही थी, कभी चल रही थी, कभी रुक रही थी। और इसलिए जो मैच करीब सुबह के 9-10 बजे शुरू हो जाना चाहिए था, वो शाम के 4 बजे तक भी शुरू नहीं हुआ। और ऐसे में मैच खेलने के लिए दिन में सिर्फ कुछ घंटों का ही टाइम बचा था। तो ऑफिशियल्स ने डिसाइड करा कि क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम इस 50 ओवर मैच को रिड्यूस करके दोनों टीम्स के लिए 20-20 ओवर का मैच कर देंगे। यानी कि ये एक ओडीआई टूर्नामेंट का फाइनल मैच एक T20 मैच के तौर पर खेला जाएगा। और जैसे ही अनाउंस हुआ, इंडियन टीम की चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि हमारी टीम उस वक्त पर ओडीआई में तो बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन T20 क्रिकेट में हमारी टीम कभी कभी स्ट्रगल करती हुई दिखती थी। और जब कंडीशंस इंग्लैंड की हो, ग्राउंड इंग्लैंड का हो और मैच भी उन्हीं के अगेंस्ट हो, तो इंडिया के चांसेस तो डेफिनेटली बहुत कम हो गए थे। इंडिया लाइक ऑल द प्रीवियस मैचेस इस मैच में पहले बैटिंग करती है और इस बार भी रोहित शर्मा और शिखर धवन इंडिया के लिए ओपनिंग करने जाते हैं। लेकिन इस बार रोहित बनाते हैं सिर्फ 9 और शिखर धवन भी सिर्फ 31 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर दिनेश कार्तिक, सुरेश रैना और MS धोनी तो 6, 1 और 0 बनाकर आउट होते हैं। और इस तरह इंडिया का स्कोर आ जाता है 66 रन फॉर 5 विकेट्स। ये देखकर लग रहा था कि लो भाई, हो गया डामाडोल। इंडिया की ये यंग टीम प्रेशर सिचुएशन में चोक कर गई। और जहां MS धोनी इन यंगस्टर्स को लेकर इतने बड़े टूर्नामेंट को खेलने के लिए गए थे, वहां इन सभी यंगस्टर्स की प्रेशर में आते ही सिट्टी बट्टी गुल हो गई। लेकिन दोस्तों, अभी एक प्लेयर टिका हुआ था जिसने कहा कि हम उम्मीदों को इतना आसानी से नहीं छोड़ सकते। इंडिया का उस वक्त का इमर्जिंग पोस्टर बॉय, 18 नंबर जर्सी, विराट कोहली। कोहली ने इस टफ सिचुएशन में हिम्मत दिखाई और एक तरफ खड़े रहकर रन्स बनाते रहे और इस टफ सिचुएशन में इंपॉर्टेंट 43 रन्स का योगदान करा। लेकिन इससे भी ज्यादा इंप्रेसिव बैटिंग जिस प्लेयर ने करी वो कोई बैटर नहीं बल्कि एक ऑलराउंडर थे। रविंद्र जडेजा के आखिरी ओवर्स में आए 33 रन्स इस मैच की जान बनने वाले थे, क्योंकि इन्हीं एक्स्ट्रा 33 रन्स के ऊपर पूरा मैच टिका रहने वाला था। इस तरह इंडिया के बैटर्स ने पूरी हिम्मत दिखाई और 20 ओवर्स के एंड तक इंडिया का स्कोर पहुंचा 129 रन्स। इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जीतने के लिए डिफेंड करने थे 129 रन्स, जो कि लग रहा था कि शायद हो भी जाएंगे, क्योंकि IPL जैसी T20 टूर्नामेंट में अच्छे दिनों पर इस तरह का स्कोर डिफेंड हो जाता है। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये भी लग रहा था कि शायद इंग्लैंड आएगी, धोना शुरू करेगी और 15 ओवर में ही टारगेट पूरा कर देगी। अब ऑडियंस के तौर पे ऑनेस्टली डर लगने लगा था। सबसे पहले तो इंग्लैंड के एलिस्टर कुक की अर्ली ब्रेक थ्रू विकेट ली उमेश यादव ने, जिन्होंने दूसरे ओवर में ही उनको चलता कर दिया था। 8 ओवर्स के एंड में इंग्लैंड का स्कोर सिर्फ 41 पहुंचा था और उनकी 4 विकेट्स ऑलरेडी जा चुकी थी। अब लगने लगा कि इंडियन टीम तो मैच में तगड़ी पकड़ बना रही है। लेकिन फिर इयॉन मॉर्गन और रवि बोपारा ने मान लो अपनी स्ट्राइक को जकड़ के रख लिया कि वो अपनी विकेट गवा ही नहीं रहे थे, कोई गलती कर ही नहीं रहे थे। टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं था तो दोनों बैटर्स कोशिश कर रहे थे कि मैच को धीमे धीमे आगे बढ़ाते रहो और मैच को आखिरी तक ले जाओ, क्योंकि आखिरी में 1-2 शॉट मार के मैच जीत जाएंगे। और इसी तरह अगले 9 ओवर्स तक उनकी पार्टनरशिप धीमे धीमे आगे चलती रही और इंडिया की टेंशन और ज्यादा बढ़ने लगी। और अब 17 ओवर्स के बाद इंग्लैंड का स्कोर पहुंच जाता है 100 रन्स तक। और अब इंग्लैंड को ये मैच जीतने के लिए 18 बॉल्स में सिर्फ 28 रन्स बनाने थे। और ऐसे में 18वें ओवर के लिए MS धोनी बॉल थमाते हैं ईशांत शर्मा के हाथों में। टेलीविजन पर देख रहे लोगों से लेकर एनालिस्ट से लेकर एक्सपर्ट्स तक सभी लोग इस मूव से काफी निराश थे, क्योंकि उस पॉइंट तक ईशांत शर्मा इस मैच के सबसे एक्सपेंसिव बॉलर थे और सबको लग रहा था कि ईशांत शर्मा को एक और ओवर दिया गया तो हो सकता है कि मैच उस ओवर में ही खत्म हो जाए। एंड मैच खत्म हुआ, पर हमारे लिए नहीं, इंग्लैंड के लिए। ईशांत शर्मा ने इस ओवर में न केवल इयॉन मॉर्गन और रवि बोपारा को एक के बाद एक बॉल पर आउट किया, बल्कि इंडिया को इस मैच में वापस ला खड़ा भी कर दिया। और बस यही वो मोमेंट था जब इंडिया पूरी तरह से इस मैच में वापस आ गई थी। इसके बाद अगला ओवर जडेजा का आया और उन्होंने कहा कि भाई मैं पीछे क्यों रहूं। उन्होंने भी अपने ओवर में 2 विकेट्स ले ली और जहां करीब पिछले 9 ओवर्स में एक भी विकेट नहीं आई थी, वहां 2 ओवर्स में 4 विकेट आ गई।
तो इंग्लैंड का जो पूरा मोमेंटम इतने लंबे टाइम से बनता आ रहा था, वो पूरा मोमेंटम इन 2 ओवर्स में टूट गया और मैच आखिरी ओवर्स तक आ गया, जहां आखिरी ओवर में इंग्लैंड को जीतने के लिए चाहिए थे 15 रन। और अब क्योंकि उनके पास वो मोमेंटम नहीं था, जितनी तेजी से वो पीछे से आ रहे थे, तो अब उनके लिए ये थोड़ा नहीं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। आखिरी ओवर 15 रन और ऐसे में बॉल दी गई MS धोनी के तुरुप के इक्के रविचंद्रन अश्विन के हाथों में। इस ओवर की पहली 5 बॉल्स पे भी रन आए और अब मैच आकर अटक गया मैच की आखिरी बॉल पर, जहां इंग्लैंड को आखिरी बॉल पे चाहिए थे जीतने के लिए 6 रन। और हम सबको पता है 6 रन इज पॉसिबल। दोस्तों मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये जो अश्विन की आखिरी बॉल थी ना, ये अपने आप में इतनी ज्यादा क्लेवर डिलीवरी थी कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है। अश्विन ने जो एंड मोमेंट पे वो मिली सेकेंड्स का पॉज दिया और बैटर को बीट किया, वो देखने लायक था। जी हाँ दोस्तों, अश्विन ने आखिरी बॉल डाली और बीट कर दिया बैट्समैन को, और हमें धोनी दिखे पूरे सेलिब्रेशन मोड में। और फिर हमें कमेंट्री की वो आइकॉनिक लाइन सुनाई देती है, ट्रेडवेल मिसेस, धोनी मिसेस, बट इट डज नॉट मैटर। इस तरह इंडिया की ये यंग स्क्वाड, धोनी की ये यंग आर्मी बन जाती है 2013 चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियंस। और इस जीत के साथ ही अब MS धोनी ने अपनी कैप्टनसी में T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, ODI वर्ल्ड कप जीत लिया और अब चैंपियंस ट्रॉफी को भी जीत लिया। और इससे भी सुंदर चीज जो इस मोमेंट में हमें देखने को मिली, वो दिखा हमें MS धोनी का सेल्फलेस अंदाज, जहां पूरी ट्रॉफी जीतने के बाद, पूरी चैंपियनशिप जीतने के बाद जब ट्रॉफी रिसीव करने की बारी आई, तो वो खुद पीछे हटे और टीम को ट्रॉफी रिसीव करने दी। और जो लोग कहते हैं ना कि धोनी तो क्रेडिट सीलर है, क्रेडिट चोर है, लोगों का क्रेडिट मारता है, उन लोगों ने असल मायनों में कभी क्रिकेट को देखा ही नहीं है। इस जीत के साथ ही इंडियन टीम की जो इमेज कुछ महीनों से खराब चल रही थी, वो इमेज बिल्कुल ठीक हो गई और वापस से अपने पीक पर पहुंच गई। और इसी के साथ MS धोनी भी बन गए इंडियन टीम के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन, या फिर दी ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम। और कई महीनों में इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री के हिसाब से टूर्नामेंट काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसी टूर्नामेंट के बाद कई नए सुपरस्टार्स का राइज होता है, जिनमें सबसे ऊपर तो रहते हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज शिखर धवन, टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर रविंद्र जडेजा, ओपनर रोहित शर्मा, विराट कोहली और बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार। यहां से एक नए एरा की शुरुआत होती है जो आज भी कायम है। इसमें से कुछ प्लेयर्स तो अब भी चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। बाकी मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि उस टाइम पर ये इंडिया की यंग टीम जिस तरह के प्रेशर में रही होगी, उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और साथ ही ये उन 5-6 सालों में इंडिया की तीसरी ICC ट्रॉफी थी, तो ये बहुत ज्यादा स्पेशल थी। और फिर वो जो क्लासी फोटोज आए जिसमें इंडियन टीम के सभी प्लेयर्स ने वो ब्लेजर्स पहन रखे थे, शैंपेन्स उड़ा रहे थे और सेलिब्रेट कर रहे थे, वो फोटोज तो वाकई बहुत यादगार हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो दोस्तों क्या कर रहे हो, वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।